दोस्तों, वही कविताएं कालजयी होती हैं जो अपने समय से संवाद करती हैं, और इसी कारण ये कविता अपने समय से संवाद तो करती ही करती है, बल्कि हस्तक्षेप की भी मांग करती है। आज जिस प्रकार से दुनिया बन रही है कि ताकतवर दुनिया और ताकतवर हो रही है और गरीब दुनिया और गरीब होती जा रही है, और इस सब को विकास के ऐसे मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है जो प्रकृति ही नहीं बल्कि मनुष्यता पर भी भारी है। इस प्रकार के नियम और कायदे बनाए जा रहे हैं जैसे खली के सामने सामान्य से व्यक्ति को खड़ा कर देना और ये तय है कि जीत खली की होगी, दूसरे व्यक्ति का हारना बिल्कुल निश्चित है। उसी प्रकार से हम ये कहें कि यदि हम बांग्लादेश और भारत का कंपटीशन करते हैं तो उसमें भारत का जीतना तय है, और इसी बात को यदि हम विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा करते हैं उसमें विकसित देशों का जीतना तय है। तो दोस्तों, इन हालात में ये घटनाएं हैं, ये दुनिया की जो आजकल आबो हवा चल रही है, दुनिया जिस रास्ते से बढ़ रही है उस रास्ते से जो अनुभूति पैदा होती है, यानी जो कविता है वो घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि उस घटना से जो संवेदना और अनुभूति पैदा होती है उसके माध्यम से उस घटना का वर्णन करती है। घटना का वर्णन पत्रकारिता की भाषा है और अनुभूति और संवेदना के माध्यम से घटना का वर्णन साहित्य की भाषा है। तो आप देखेंगे कि कवि अपने समय की कैसे जांच पड़ताल करता है। हत्या एक कला, और जब कवि कहता है कि बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है, तो जोर बाजार पर नहीं है, बाजारवाद पर है। रचनाकार ने स्पष्ट कहा है बाजार के इस दौर में कि ये समय बाजारवाद का है। कविता शुरू करता हूँ। बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है। उन्हें न दस्ताने चाहिए, न हथियार, न मुखौटे, न रात का अंधेरा। उन्हें न दस्ताने चाहिए, न हथियार, न मुखौटे, न रात का अंधेरा। वे एक जाल फेंकते हैं लुभावने दृश्य का। वे एक जाल फेंकते हैं लुभावने दृश्य का, और हम गिरफ्त में होते हैं लगातार। बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है। बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है। दोस्तों, पहले होती है विचार की हत्या, फिर मारा जाता है संवाद और रिश्ते। हमें पता ही नहीं चलता कब आदमकद मूर्तियों के सर काट डाले गए और हम पूजने लगे हत्यारे के बूतों को। दोस्तों, पहले होती है विचार की हत्या, फिर संवाद मारा जाता है, फिर मारे जाते हैं रिश्ते, और हमें पता ही नहीं चलता कब चौराहों की आदमकद मूर्तियों के सर काट डाले गए और हम पूजने लगे हत्यारे के बूतों को। बाजार के इस दौर में हम में से कोई नहीं देखता हत्या। बाजार के इस दौर में हम में से कोई नहीं देखता हत्या। कभी नहीं पकड़ा जाता हत्यारा, क्योंकि हत्या भी एक कला है। बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है। बाजार के इस दौर में हत्या भी एक कला है। बाजार के इस दौर में दोस्तों, अगर इस कविता की पूरी संवेदना से हमें रूबरू होना है और अपने वर्तमान को समझना है,
तो हमें उस साम्राज्यवाद के चरित्र को भी समझना होगा जो साम्राज्यवाद चरित्र भूमंडलीकरण के नाम पर पूरी दुनिया के बाजार का एकीकरण चाहता है, जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वैश्वीकरण का विरोध करे। यदि वैश्वीकरण मनुष्यों के लिए हो, विडंबना ये है कि वैश्वीकरण मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो पूंजी के लिए लगातार दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लचीला बनाया जा रहा है, या ये कहें कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं को माल खपत करने के लिए खोल दिया गया है। एक प्रकार का ये सांस्कृतिक प्रदूषण है। साथियों, हमें साम्राज्यवाद के चरित्र को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस औद्योगिक क्रांति में जब माल बनना शुरू हुआ तो उस माल के लिए नए नए बाज़ारों को ढूंढा गया, और इसी प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका को उपनिवेशित किया गया, उपनिवेश बनाए गए, और यहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को धीरे धीरे समाप्त किया गया, या ये कहें धीरे धीरे दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर आश्रित किया गया। हमें इस बात का पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो उस ज़माने में अकबर के यहाँ से जो कपड़ा है वो इंग्लैंड में जाता है। भारत के यहाँ से कपड़ा बन करके इंग्लैंड में जाता है, और जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ करके गए थे तब इंग्लैंड से कपड़ा बन करके भारत आता था। यानी जो उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित थे पहले उनको नष्ट किया गया और इंग्लैंड के माल को यहाँ पर खपाया गया। यानी वो इस प्रकार की एक, जैसे अमरबेल होती है और वो अमरबेल पेड़ के ऊपर यदि चढ़ जाए तो पूरे के पूरे पेड़ को समाप्त कर देती है। उसी तरह साम्राज्यवाद का साया जिस भी देश पर पड़ता है उसके अर्थव्यवस्था को तो ख़त्म करता ही करता है, उसकी सामाजिकता को, उसकी सांस्कृतिकता को भी वो प्रदूषित कर देता है, उसको वो विकृत कर देता है। इसी के साथ वो बाजारवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि साम्राज्यवाद तकनीक के माध्यम से बहुत सारा सामान बनाता है और लगातार वो तकनीक को उन्नत करता रहता है, और उस उन्नत के लिए जो वस्तुएं बनती है उन वस्तुओं को वो के लिए वो बाजार निरंतर ढूंढता रहता है। और उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वस्तुओं को कंज्यूम करें, उपभोग करें। वो केवल वो नागरिक ना रहें बल्कि उपभोक्ता बने। तो इस स्थिति में यदि आप देखें 1990 के बाद भारत की जो स्थिति है वो लगातार आज भारत के जो नागरिक कम है और उपभोक्ता बनने की प्रक्रिया में लोग ज़्यादा हैं, और एक उपभोक्ता के अंदर निरंतर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है, चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप देखेंगे मनुष्य को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार चाहिए, लेकिन बाजारवाद तब है मनुष्य को यदि 4 कमीज़ की ज़रूरत है तो 4 कमीज़ से उसका मन न भरे, उसको 400 कमीज़ चाहिए। यदि आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं तो आपका 5 जोड़ी जूते से मन न भरे, आपको 100 जोड़ी जूते चाहिए। तो ये बाजारवाद है। और आप देखिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे राजनेता हो, या कोई तथाकथित संत हो, सबके यहाँ जब भी छापे पड़ते हैं तो कितनी प्रकार की वस्तुएं जो हैं उनके यहाँ से निकलती हैं। चाहे वो जूतों की बात हो, चाहे वो साड़ी की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो। और हमारे घरों में भी लगातार सामान लगातार बढ़ता जा रहा है, गैर ज़रूरी सामान लगातार बढ़ता जा रहा है। और जितनी आप देखेंगे इसको कि जितनी वस्तुएं आप खरीदते हैं उतना ही बड़ा आपको लगता है कि शायद बेनिफिट हो रहा है। एक बार राजेश जोशी ने भी कहा था कि फ्री के चीज़ों में बहुत सारा गैर ज़रूरी सामान घरों में इकट्ठा हो गया है, कि ज़रूरी सामान तो कहीं दब गया है और गैर ज़रूरी सामान चारों तरफ दिखाई पड़ता है। इससे हमारा जो सामाजिक ताना बाना ख़त्म हुआ है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश की एक घटना है कि एक लड़का की फेयरवेल पार्टी है और पार्टी के लिए उसको सूट चाहिए।
और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे इसकी ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। लेकिन माँ कहती है बेटा पैसे तो थोड़े हैं, दूध वाले के लिए रखे हुए हैं। लेकिन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के कहा सुनी होती है और बेटे के अंदर सूट पहनने की चाहत इतनी ज़्यादा है कि वो एक दिन चाकू ला करके माँ की हत्या कर देता है और अगला दिन वह सूट पहन करके फिर वह पार्टी में जाता है, फ़ोटो शूट करवाता है और उसे किसी प्रकार का कोई अपराध बोध नहीं है। अब साम्राज्यवाद गोलियां नहीं चलाता है, वो डायरेक्ट कब्जा नहीं करता है, लेकिन वो मनुष्य का दिमाग छीन लेता है। वहाँ उसने दिमाग की जो विचार करने की जो शक्ति है वो छीन कर दी है। और जब आदमी के पास विचार करने की शक्ति नहीं होगी तो आप उसको हत्यारा 1 मिनट में बना सकते हो। और यही नहीं, कवि आपको संकेत करता है, कवि आपको चेतावनी देता है कि जो इतिहास का अंत कहने वाले चिंतक हैं वो भी उस साम्राज्यवाद की नीतियों का प्रचार ही करते हैं कि ये केवल व्यक्ति पर हमला नहीं है। आप ये समझिए, इस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो हमला है वो इतिहास और संस्कृति के ऊपर हमला है। यदि मनुष्य के पास उसका इतिहास ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। जिन आदमकद मूर्तियों का जिक्र यहाँ पर आया है वो आदमकद मूर्ति आपको चौराहों पर लगी मिलती है, स्कूल और कॉलेजों में लगी मिलती है, वो आपको संसद भवन में लगी मिलती है। यानी यदि आपके पास महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले, गोखले, तिलक, भगत सिंह, नेहरू, गांधी ये नहीं रहेंगे, यदि आपने इनको छोड़ दिया, इतिहास का अंत कर दिया, इनको अपने जीवन से निकाल दिया, तो आपके पास क्या बच जाएगा। हर जो व्यक्तित्व है उसकी मूर्ति इसलिए लगाई जाती है कि उसने कभी ना कभी मनुष्यता के लिए संघर्ष किया है, एक नया रास्ता दुनिया को दिखलाया है, मनुष्यता को दिखलाया है। तो आप उस मनुष्यता, जो रास्ता उस व्यक्ति ने मनुष्यता के लिए दिखलाया था, उस रास्ते को आप मिटाना चाहते हैं, उस लकीर को आप मिटाना चाहते हैं और उस लकीर के स्थान पर आप उस आदमखोर बुत को स्थापित करना चाहते हैं जो लगातार इस दुनिया की सामाजिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनको समाप्त कर रहा है, जो लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण इस समाज में फैला रहा है। और अंत में कवि ने और बड़ी चेतावनी दी है कि कभी नहीं पकड़ा जाता हत्यारा। यदि हत्यारा कभी नहीं पकड़ा गया तो आप देखिए कि आप कौन से समय में यात्रा कर रहे हैं, कि उसके खिलाफ कभी आवाज़ ही नहीं आती। वो हत्यारा इतना चालाक है, वो स्पष्ट रूप में आपके सामने नहीं आता। यदि आपका कोई दुश्मन हो और आपको पता चल जाए कि दुश्मन है तो आप तो या खुद मर जाएंगे, उसको मार देंगे। यदि यही ना पता चले कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन ही आपके दिमाग में रहना शुरू हो जाए, तो आप देखिए कि फिर आपकी क्या दुर्दशा होती है। और ये समय का एक कौन सा मोड़ है, या ये कहें कि मानवीय सभ्यता का एक कौन सा मोड़ है कि जब लगातार दुश्मन के साथ आपको सफ़र करना हो और वो लगातार आपको भटका रहा हो, तो ये कविता बहुत गहरे संकेत करती है और वर्तमान समय को समझने का एक टूल हमें प्रदान करती है। वो एक साथ साम्राज्यवाद के चरित्र की व्याख्या तो करती ही है, इसके साथ साथ साम्राज्यवाद चरित्र से किस प्रकार लड़ना है सूक्ष्म रूप में उसका भी संकेत वो कर गई है कि जब दुश्मन की चाल जो टेढ़ी हो, यानी दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया हो, तो फिर पब्लिक को भी उसी तरह संगठित होने की ज़रूरत है, उसी तरह से एकत्रित होने की ज़रूरत है, उसे अपनी शक्ति को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि शक्ति ही परिवर्तन कर सकती है, इन स्थितियों को बदल सकती है। कि जो विकास का मॉडल दुनिया में चल रहा है और लगातार चीज़ों की खपत करने पर जोर है, ये विकास का मॉडल एक साथ तो प्रकृति के ऊपर इसका बड़ा भारी प्रभाव है। तो जो उपभोक्तावाद का मॉडल है वो प्रकृति की सीमा के विपरीत है। तो
इस विपरीत समय में, यानी प्रकृति के विपरीत है, जहाँ हम ये कहें कि जिसके हम बेटे बेटियां हैं। जब आपका विकास का मॉडल जीवन के जो मूलभूत तत्व हैं उसके ऊपर ही कुठाराघात करे, तो फिर वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी क्या है, आपके अनुकूल नहीं है। तो बहुत ही शानदार कविता, और इसका जो संदर्भ है वो वर्तमान समय का है। पूरी दुनिया में जो आबो हवा चल रही है, उस आबो हवा ने मनुष्यता को कितना नुकसान पहुंचाया है वो इस कविता में आप देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।